चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा है? आउटपुट कॉस्टिंग। देखो, जैसे ही पढ़ोगे आउटपुट कॉस्टिंग, तो इस पूरे आउटपुट कॉस्टिंग में आपको क्या करना होगा कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल निकालना पड़ेगा, यानी एक यूनिट का प्राइस कितना निकला वो निकालना पड़ेगा। एक यूनिट का प्राइस निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे कि एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोले थे। याद नहीं है तो थोड़ा सा फॉर्मेट पहले हम याद कर लेते हैं, रूल रेगुलेशन थोड़ा सा दिमाग बैठा लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम पढ़े थे। देखिए, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम कौन सा है? आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। इसमें देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एक छोटा फॉर्मूला पुट करके हमको डायरेक्ट मटेरियल निकालना पड़ सकता है, देखेंगे अभी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर को हम लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो लेबर हो या फिर वो वेजेस हो, एक ही चीज होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करना पड़ता है। शॉर्ट समरी में पहले फॉर्मेट और रूल्स देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन तीनों को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसका नाम हो जाता था प्राइम कॉस्ट। याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो तीनों को ऐड कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम आपको नोट लिखवाए कि कौन कौन सा आइटम जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है, तो उस आइटम का नाम आपको पहले याद कर लेना है। इसको हम ऐड करते थे तो जो रिजल्ट निकल कर आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? हाँ कोई बात नहीं, हम अभी शॉर्ट में हम क्या बोले, अभी हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, हम उसको भी फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं ताकि ये छोटा सा फॉर्मेट हमको याद हो पाए। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिए, जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको क्या बोलते हो? है ना, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, या इसी का नाम आप बोल सकते हो क्या? वर्क कॉस्ट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आपके क्वेश्चन में। अब इसमें से हम ऐड कर लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को जैसे ही ऐड करोगे तो हम इसके अंदर भी पढ़ चुके हैं नोट 2 कि ऑफिस ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है, तो इसके लिए नोट 2 बनाएंगे हम लोग। इसके बाद इन सब को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, यानी वो फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड, इसको ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रिजल्ट आया उसको कहोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते थे सेलिंग ओवरहेड, और जो निकल कर आता था रिजल्ट, इसमें आता था नोट 3। अब जो रिजल्ट आया उसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया। और इसमें से हम ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, और इट में भी अगर लॉस आया तो उसको अपोजिट क्या करेंगे? माइनस करते थे। तो जो रिजल्ट निकल कर आया उसी को हम लोग बोलते थे सेल या सेलिंग प्राइस। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते थे हम लोग। यानी कुल मिलाकर अगर आप ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम ऐसे ही निकालेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये हम आपको समझा चुके थे। आज वाले क्लास में अभी क्या करना है, इसी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखिए, हो सकता है कि आपके पास मटेरियल ना दिया रहे, या मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल देख रहे हो, तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ
वो निकालना है। तो हो सकता है ना दिया रहे तो मेटल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ, क्लास 11-12 से हम पढ़ते आए हैं डायरेक्ट मटेरियल कभी भी निकालने बोले, डायरेक्ट मटेरियल हो या जिसको आप मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हो। मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद होगा, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम परचेज को ऐड करते थे, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होने वाला आइटम ऐड करते थे, और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो इज इक्वल टू ये निकलता था मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला, कि हम कंज्यूम कितना किए। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है। थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होने के लायक है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे, और अभी बनाना है साथ के साथ, घर का कुछ काम नहीं है, नहीं तो अभी इसमें कॉस्ट में भटक जाइएगा इधर। देखिए तो क्या दिया है, फॉर्मूला हमको वही यूज करना है जो आप जानते हो। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको इसमें क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए। अगर आपसे ये कहता कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए तो आपको क्या करना पड़ता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड करते, प्राइम कॉस्ट निकालते, सब कुछ निकालते। लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे ही देखोगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कहा गया कि मटेरियल कितना कंज्यूम किए, सिर्फ वो बताइए, यानी मटेरियल कंज्यूम निकालना है। मटेरियल कंज्यूम के अलावे आपको कोई भी चीज और कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हम क्या बोले थे अभी फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ हम परचेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट मे बी अगर परचेज में कुछ रिटर्न अगर दिख गया तो माइनस कर लेना। इसके बाद हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इज इक्वल टू जो भी निकलेगा हम उसको मटेरियल कंज्यूम्ड बोल देते हैं। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ये क्या है, परचेज दिया हुआ है। अब परचेज के साथ साथ इस परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो मेरे परचेज की प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अब जैसे देखिए लिखा, कैरीज हम दिए किस बात के लिए, परचेज करने के लिए। तो परचेज अगर हम ऐड कर रहे हैं और ये कैरीज किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो हम उस परचेज के साथ उस कैरीज को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, कुछ मटेरियल जो डिफेक्टिव था वो रिटर्न हो गया, तो ये आपके परचेज प्राइस को बढ़ा देगा कि घटा देगा, घटा दे, क्योंकि रिटर्न कर लिया है ना। तो ये रिटर्न वाला पैसा इसमें से क्या कर लेना, माइनस कर लेना। अब ये मत बोलना कि यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। तुम सिंपल सा कंसेप्ट लगाओगे कि जो आइटम मेरे परचेज को, जो कॉस्ट मेरे परचेज प्राइस को बढ़ा रहा है ऐड कर देना, और जो आइटम मेरे परचेज प्राइस को कम कर रहा है उसको क्या करोगे, माइनस करते जाओगे। इसका लिखा है सेल ऑफ मटेरियल और कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 20,000 का। अब यहां पे लिख दिया है सेल ऑफ मटेरियल, मतलब कुछ मटेरियल है जिसको हम क्या किए, सेल कर दिए, जिसका प्राइस कितना था, 20,000 का था। सेल कर दिए, बिक गया, बिक गया, इसको क्या करोगे, जैसे रिटर्न किए वैसे ही किसको एज्यूम करोगे, सेल को एज्यूम करोगे। तो सेल भी क्या करोगे, माइनस कर लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, माइनस होता है। और ट्रांसफर टू अदर जॉब, मतलब इस जॉब से हम दूसरी जॉब में क्या कर लिए, उसको ट्रांसफर कर दिए, तो इसको किसकी तरह ट्रीट करोगे, रिटर्न की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक में मेरा बचा गया, माइनस हो गया, तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आया वही आपका क्या निकल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम। हम आपको बार बार बोले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह मैच मत कीजिएगा। ये फॉर्मूला किसकी तरह हम लोग लगाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीओजीएस का फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ते थे ना। तो ये फॉर्मूला हम किसकी तरह पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बस हम क्या किया, आपको यही फॉर्मूला इसलिए समझाए क्योंकि इस चैप्टर में मेटल कंज्यूम निकालने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होगा, बस आपको ध्यान रखना है
मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? आपको बेचा कि क्या किए नहीं, आपको सिर्फ निकालना है कि हम यूज कितना किए मटेरियल। आप बताइए, जिस सामान को हम बेच दिए बिना मटेरियल बनाए हुए बेच दिए होंगे, बनाए होंगे, यूज किए होंगे, तब तो बेच रहे ना हम, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। कुछ मटेरियल हम दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर दिए, तो दूसरे जॉब में ट्रांसफर कब किए होंगे? जब हम खरीद के लाए होंगे अपने पास, तभी तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ सेल भी कंसिडर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी कंसिडर करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम अदर जॉब सब कंसिडर करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा, ये आपको भली भांति पता चल गया। तो आप क्या करोगे? प्लस माइनस कर लीजिए, क्वेश्चन निपटाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, और डायरेक्ट वेजेस भी कितना कंज्यूम्ड होगा वो निकालना है। ये चीज बिना फॉर्मेट के, बिना रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन है धमाकेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। क्या बोला देखो, सबसे पहले सेल दिया हुआ है, 40,000 का सेल हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले क्या दिया हुआ है, उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला सबसे पहले तो सेल दे दिया कि सेल 40,000 का है। इसके बाद बोला कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट 25% प्रॉफिट है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 25% प्रॉफिट किस पर दिया हुआ है? तो किस पे दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट पर दिया हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिस पे निकालते थे ना, यानी प्रॉफिट 25% होगा, लेकिन किसका? कॉस्ट का। ध्यान रखना जो बोल रहे हैं, फोकस कीजिए, नहीं तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। यानी एक तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, बोला कि प्रॉफिट होगा 25%, लेकिन किसका? तो टोटल कॉस्ट का। अब कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? तो पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट। कॉस्ट में एक चीज दे दिया, ऑफिस ऑन कॉस्ट दे दिया, यानी ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 25%, किसका? वर्क कॉस्ट का। अब वर्क कॉस्ट भी नहीं पता। अब कहता है वर्क कॉस्ट जो होगा, वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब वर्क ओवरहेड, जो वर्क ओवरहेड है ना, वर्क कॉस्ट होगा, सॉरी वर्क कॉस्ट 100% किसका? डायरेक्ट कॉस्ट का। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस इज 2:3, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलता है कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सो बताइए। तुमको करना क्या होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का शुरुआत करिएगा, तो सबसे पहले जो फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्मेट के बेस्ड पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेट में आप क्या लिखते थे? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल होता था। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो तुम ही सोचो जरा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस अगर हम इनको ऐड करते थे तो निकलता था क्या? प्राइम कॉस्ट। अब क्वेश्चन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं है। देखना थोड़ा अजीब क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन लगेगा कि शुरुआत कहां से करें, कुछ समझ ही नहीं आएगा। और समझ तब आएगा जब आप पूरा फॉर्मेट जानते हो। देखना बहुत क्लू है इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाएगा ये। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको याद होगा ऐड करते थे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करते थे, क्या निकलता था? फैक्ट्री कॉस्ट बोलते थे उसको हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको आप वर्क कॉस्ट बोलते थे। इसमें से हम ऐड करते थे ऑफिस ओवरहेड, तो क्या निकलता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करते थे, ऐड करिएगा, सेलिंग ओवरहेड क्या निकलता था? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाता था। इसमें हम ऐड करते थे क्या? प्रॉफिट। तो ऐड जैसे ही करिएगा तो जो रिजल्ट आता था इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सेल बोलते थे, है ना। अब जरा
क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए कि हम इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करें और कैसे इस क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं, सॉल्व आप ही को करना है, हम पूरा आपको बता देंगे। जरा सोचो, इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दिया हुआ है ना, मतलब इसकी जगह पे सेल्स 40,000 है, हमको पता है, ठीक है। अब प्रॉफिट हमको पता है कि प्रॉफिट जो है ना वो 25% है, लेकिन किसका है? कॉस्ट का है। तो प्रॉफिट 25% होगा, लेकिन किसका? कॉस्ट का। अब कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? फिलहाल ये तो हमको मालूम नहीं है। क्या आपको कॉस्ट पता है? नहीं। आप जरा सोचो, एज्यूम कर लेना, अगर हम इस कॉस्ट को एज्यूम कर ले 100%, देखो हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, अगर बनाना चाहिएगा तो छोटा छोटा वर्किंग नोट, एक एक लाइन का वर्किंग नोट बनाओगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक्स वाई मानकर 100 मान के बहुत लंबा लंबा हर एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए इतना बड़ा नोट बन जाएगा। तो हम आपको नोट बनाना नहीं सिखा रहे, इलस्ट्रेशन देखिएगा तो बड़ा बड़ा सा नोट बना हुआ है इसमें, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं। बोला सेल 40,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट बोला 25% किसका? कॉस्ट का। अब कॉस्ट इज इक्वल टू कितना पता ही नहीं है, तो एज्यूम कर लो कि कॉस्ट इज इक्वल टू 100% होगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू मान लीजिए 100% है, तो कॉस्ट का ही 25% क्या बोला? प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट 100% है और अगर ये 25% ऑन कॉस्ट है, तो 100 का 25% कितना होता है? 25% होगा। इसका मतलब कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है कि नहीं होता है? अगर हम कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दे तो क्या निकलेगा? सेल निकलेगा। तो कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 25 है, इसका मतलब कि ये कितना होगा? 125% बोल सकते हो ना। यानी अब देखिए हम लोग का छोटा सा वर्किंग नोट, आप 125% इज इक्वल टू कितना कह सकते हो? 40,000 सेल। तो अगर हम 125% का मतलब क्या होता है? 125/100। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 100% का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो 100% इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अगर हम इस 40,000 को इसके परसेंटेज से रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, यानी हम कितना कर देंगे? 100/125 कर देंगे, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। और 100% इज इक्वल टू हम किसको एज्यूम किए थे? अभी कॉस्ट माने थे ना, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। और ये कितना आ रहा है? कितना? 32,000 आ गया कॉस्ट। अब आप ही सोचिए, कॉस्ट की जगह 32,000, तो 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 8,000 प्रॉफिट निकल गया मेरा। तीन चीज कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ो, अब इसको इग्नोर करो, अब कुछ नहीं है, खत्म, मेरा काम खत्म। आगे अब सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है? सेलिंग ओवरहेड कुछ नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या करो? नील। ऑफिस ओवरहेड के लिए कुछ बोला था क्वेश्चन में? ऑफिस ओवरहेड बोला गया था 25% होगा किसका? वर्क कॉस्ट का। फिर से वही काम करना है, एक ही काम बार बार करना है। हाँ, बोला ऑफिस ओवरहेड होगा कितना परसेंट? 25% ऑफ किसका? वर्क कॉस्ट का। अब वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही चीज होता है ना, हम लोग पढ़े थे। देखो फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या नहीं तो वर्क कॉस्ट बोलिए, एक ही चीज होता है। अब सोचिए क्वेश्चन फिर फंसाया तुमको। कॉस्ट देखो अब क्या होगा? ऑफिस ओवरहेड 25% ऑन किसका? वर्क कॉस्ट का। ठीक, यानी ऑफिस ओवरहेड, यानी ये वाला जो ऑफिस ओवरहेड है ये 25% है, लेकिन ये 25% किसका है? वर्क कॉस्ट का 25% है। क्या वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट आपको मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है आपको? पता नहीं है? तो फिर इसको मान लो 100, पहले इसको निकालो तब तो ऊपर बढ़ेंगे। तो इसको मान लीजिएगा कि ये 100 है, 100%। यानी बोला ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का 25% होगा।
अब फैक्ट्री ओवरहेड यानी वर्क ओवरहेड जो है, वर्क कॉस्ट वही नहीं है, तो इसको मान लिया हम कितना 100 एज्यूम कर लिए। अगर ये 100 है, ये 25 है, इसका मतलब कि ये 125% होगा। और 125% मतलब क्या मानोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, सीओजीएस आएगा। अब अगर ये वाला 0, तो इसका मतलब कि सीओजीएस इज इक्वल टू अब कितना हो गया, 125%। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं। तो अब अगर इसका वैल्यू 100% मान लिए, इसी पे बोला कि 25% ये वाला होगा, तो हम सबको पता है इसको इसके साथ हम ऐड कर रहे थे तभी नहीं वाला आ रहा था। इसका मतलब ये 100 ये 25, तो ये कितना परसेंट होगा, 125। अब इसमें से इसको 0, तो 125% इज इक्वल टू, अगर ये 0 है तो इसका मतलब यही हो जाएगा। यानी अब हम क्या बोल सकते हैं कि 125% इज इक्वल टू कितना बोल सकते हो, 32,000 बोल सकते हो। तो फिर वही काम अगर हम करें कि 32,000 को अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। और यहां 100% इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया गया, वर्क कॉस्ट एज्यूम किया गया है। यानी आप लिख सकते हो वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू 32,000 का 100/125 कितना आता देखो, 25,600 आ गया। इसका मतलब कि जो वर्क कॉस्ट आप देख रहे हो ना, वर्क कॉस्ट, इसका कीमत कितना आ जाएगा, 25,600 हो गया। अब फिर इसी का कितना निकालोगे, 25% निकालिए। $6,400। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 32,000 ही आएगा। तो यहां तक हम आगे बढ़ गए, देख रहे हो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा और ऊपर बढ़ो। क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, और वर्क कॉस्ट जो होगा वो 100% होगा। मतलब कि जो वर्क कॉस्ट होगा ये 100%, तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो ये तो मेरा 25,600 निकल चुका है। अब एक हिंट और आपको दिया, रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज इज इक्वल टू 2:3 होगा। और बोल दिया आपसे डायरेक्ट मटेरियल यानी ये, और डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू ये, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में एक हिंट दिया, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोल रहा है कि मान लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का आइटम कितना है, नहीं है, नील है। बोला बनाइए सॉल्व कैसे करो क्वेश्चन, तुम ही सोचो जरा सा। अब शुरू से शुरू होते हैं। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, देखते हैं अभी। अब तुम ही सोचो कि ये फैक्ट्री कॉस्ट कब आया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड इस प्राइम कॉस्ट के साथ अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए होंगे तभी तो ये आया होगा ना। अब मान लो कि इसका वैल्यू नील है, 0 है, सपोज करिए। इसका मतलब कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 25,600। यानी आप बोल सकते हो कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, 25,600। अब ये प्राइम कॉस्ट यानी 25,600 यानी प्राइम कॉस्ट कैसे आया होगा, ये तीनों को ऐड करने के बाद आया होगा। अब तीनों में इसका वैल्यू कह दिया कि तो है ही नहीं, ये नहीं है, 0 है। इसका मतलब है कि 25,600 में क्या क्या जोड़ के आया होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस इन दोनों को ऐड करने के बाद इज इक्वल टू कितना आया होगा, 25,600। तुम क्या करोगे, इस 25,600 को बोल दिया रेशियो 2:3 है, तो 2:3 का मतलब क्या हो गया, 2/5 ऑफ किसका, 25,600, और 3/5 ऑफ 25,600। अगर हम डिवाइड कर ले तो ये मेरा मटेरियल निकल जाएगा, और ये वाला मेरा क्या निकल जाएगा, वेजेस निकल जाएगा। तो मटेरियल यहां लिख लोगे कितना, और फिर वेजेस कितना लिख लीजिएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल निकल गया, डायरेक्ट वेजेस निकल गया, तो क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इसी प्राइम कॉस्ट को फिर यहां लिखा हुआ, इसके नीचे का तो सब आइटम कंप्लीट ही हो गया, इज इक्वल टू निकल गया कॉस्ट। तो आपको बार बार इस तरह से प्लस माइनस करके बनाना पड़ेगा, एज्यूम करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं। नहीं तो क्या होगा, एक एक हाथ का नोट बनना शुरू हो जाएगा, फिर हर छोटे से प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सा नोट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है।